दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये दिख रहा है आपको ना? ये oops, एक मिनट फिर से मैं करता हूँ शेयर। हाँ। तो क्विकली कई लोगों ने पूछा था डीएमडी के बारे में भी। सो शॉर्ट में हम उसको देखेंगे। डीएमडी जो है एक जेनेटिक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक का मतलब होता है वो जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। हम सबको पता है कि माओ में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो होता क्या है कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम में कुछ खराबी होती है माँ के, तो उसको कैरियर कहलाती है। बट वही अगर जो म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम है वो उसके लड़के में आ जाए, तो क्योंकि लड़के में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से उस लड़के को डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। क्योंकि एक अगर प्रोटेक्टिव क्रोमोसोम नहीं होता है और एक ही अगर म्यूटेटेड होता है तो उसको फिर डीएमडी होता है। जैसे हम सब जानते हैं उसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, काफ मसल स्वोलन लगते हैं, फटीग होता है काफ़ी। बच्चे आमतौर पे जब प्रेजेंट होते हैं तो टो वॉकिंग करते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है क्लाइंबिंग करने में, फ्रीक्वेंट फॉल्स हो सकते हैं। और ना कि मसल, बट कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि स्पीच का इश्यूज हो सकता है, लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और डेवलपमेंट वैसे थोड़ी सी डिले हो सकती है। और इन इनका जो, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव वीकनेस है, काफ़ी बच्चे मिड ट्वेंटीज तक या मिड थर्टी तक के वो वेंटिलेशन पे जा सकते हैं। उनमें हार्ट, जो कि एक मसल भी है, वो भी मसल अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे उम्र जाती है उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज एक पल्मोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों को यहाँ पे लाया हुआ है। सो ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है। उसका जो इंसिडेंस है 1 in nearly 3,500 है। हमको पता है कि बहुत सारे नई डेवलपमेंट अभी आ रही है, जैसे कि हमें पता है 2016 में शुरू हुआ था एक्सॉन स्किपिंग ट्रीटमेंट। बहुत लोगों को ये पता होगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। रिसेंटली जैसे 2023 से जीन थेरेपी अवेलेबल है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं आजकल, और उसमें से कई सारे जीन थेरेपी के अभी भी है। तो फ्यूचर में कई सारी नई ट्रीटमेंट के ऑप्शन भी हमें मिल सकते हैं। नॉट ओनली मसल, क्योंकि हमारा फोकस मसल पे नहीं है। जैसे हार्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम नहीं चाहते कि बच्चों का हार्ट वीक हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस पर भी दवाई अभी रिसर्च में है। बोन किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए बच्चों में, उस पर भी बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने देखा हुआ है कि अगर आप मान लो कि 70s के पहले का ईरा लो डीएमडी में और 70s के बाद दो, बहुत चेंज हुआ है इन द लॉन्गेटिविटी जो हम क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं डीएमडी के बच्चों में। अगर आप देखोगे ग्राफ में कि ये जो गोल्डन लाइन है 70s के पहले, जो उसकी उम्र बहुत कम होती थी, लेकिन अब डीएमडी बहुत सारा चेंज हो गया है 70s के बाद। अगर आप देखोगे कि उनकी लाइफ हम बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये किसी दवाई की वजह से नहीं हुआ है, ये बस हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर से। क्योंकि हमें अब पता है कि किस तरह से इन बच्चों को देखना चाहिए। काफ़ी अलग अलग जो डॉक्टर हम उनके केयर में लाते हैं, इसी वजह से ये सारा चेंज देखने को मिला है। डिस्ट्रोफिन जो होता है वो एक एंकर की तरह होता है। आप समझ लो कि एंकर से जुड़ी है वो नाव, तो वो स्टेबल होती है नाव। अगर एंकर टूट गया तो नाव बिल्कुल अनस्टेबल हो जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ट्रीटमेंट का एक मकसद होता है कि वो एंकर किस तरह से हम जोड़ पाए वापस। भले ही वो फुल फ्लेज ना हो, बट अगर हम थोड़ा सा भी स्टेबल कर सके वो नाव को, तो वो एक ट्रीटमेंट का मकसद होता है। और सारी जो ट्रीटमेंट है अभी उसमें है। जैसे मैंने अभी एग्जाम स्किपिंग के बारे में बताया था, तो अगर आप देखोगे सबसे ऊपर वाली जो डायग्राम है उसमें सारे एलिमेंट है जीन के। ये एक एग्जाम्पल है, ये फुल जीन नहीं है। फुल जीन में जैसे 79 एग्जॉन होते हैं हमको पता है। बट अगर आप मान के चलो कि ये 43, 44, 45, 46 से फुल लेंथ है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे एमआरएनए सारे पीसेस जिक्सॉ की तरह फिट हो रहे हैं, तो हमें अच्छा सा प्रोटीन मिलता है। बट अगर मान के चलो कि 45 मिसिंग है, तो ये 44 और 46 आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, तो डिस्ट्रोफिन नहीं बन पाता है।
लेकिन अगर कुछ मैं ऐसे दवाई देके या कुछ करके अगर 44 को निकाल लूँ आर्टिफिशियली, तो आप देखोगे कि 43 और 46 आपस में अच्छी तरह से फिट होते हैं। तो हालांकि पूरा प्रोटीन भी ना हो, बट एक पार्शियली जो फंक्शनल प्रोटीन है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को बोलते हैं हम एक्सॉन स्किपिंग। जिस तरह से हम वो एक कोई एग्जान को निकाल सके आर्टिफिशियली, और वो अगर हमें हेल्प करता है, तो उन चीज़ों को एग्जाम काफ़ी सारे अभी ड्रग अवेलेबल है। मेनली 4 ड्रग जैसे मैंने बताया, और काफ़ी सारे रिसर्च में भी है अभी एक्सॉन स्किपिंग में। फिर आते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अभी जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं इन विवो, जो बाहर से हम जीन देते हैं एक वायरस में बंद करके। एक जीन को देते हैं, हालांकि वो जीन फुल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा जीन है, तो हम एक शॉर्टर वर्जन का जीन देते हैं वायरस में बंद करके। तो वो थोड़ा सा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है मसल में, और वो हमें हेल्प करता है थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने को। ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लगभग 2020 से जीन थेरेपी और बाकी के ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, डुशेन मस्कुलर और दूसरी डिसीजेस के लिए। किसी ने पूछा भी था ये सवाल कि क्या फ्यूचर है। अब जैसे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, मैंने एक एक्स विवो ट्रीटमेंट के बारे में बताया, बट फ्यूचर में अगर हम पूरा जीन दे पाए उसके ऊपर भी रिसर्च है। या फिर कोई म्यूटेशन है उसको किस तरह से हम एडिट करें, जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको किस तरह से एडिट करके हम दे पाए, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें आ सकती है फ्यूचर में। बट आज की घड़ी में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, वो रिसर्च में दे आर प्रॉमिसिंग है। काफ़ी सारे जैसे मैंने बोला कि फेज़ 1, 2, 3 और जो अवेलेबल है, ये सारे ऑनगोइंग रिसर्च का एक जस्ट एग्जाम्पल है। आप देखोगे कि इसमें सारे एक्सॉन स्किपिंग के कुछ है, जीन थेरेपी कुछ है। तो आने वाले कुछ सालों में हमें और ऑप्शन मिल जाएंगे डीएमडी के ट्रीटमेंट के लिए। एट द एंड ऑफ दिस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक केयर में, एक बच्चे की केयर में इन सब लोगों का हाथ है। न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा जेनेटिसिस्ट है, फार्मासिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, पल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी। दवाई इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं करती है, दवाई इनसे जुड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जीन थेरेपी दे दी और इन सब का काम खत्म हो गया। ये सब फिर भी जुड़े रहने चाहिए केयर में। और इसके साथ ही मैं ये अभी जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी अभी न्यूज़ आपने भी देखी होगी, कई सारे मैं जानता हूँ कुछ पेरेंट्स को वेरी नॉलेजेबल, वो भी काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, तो उनको भी पता होगी कि ऊपर के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। और जो भी पेरेंट्स आज अवेलेबल है, उनको मैं थोड़े से रिसोर्स, किसी ने मुझे ये सवाल भी किया था कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से रिसोर्स। क्योंकि मैं समझता हूँ आप सिर्फ डॉक्टर या आपके कोई बोलते हैं उस पर भरोसा ना करते हुए आप अपना अपना खुद का रिसर्च रखें, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रखें, डीएमडी क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बीमारी है। मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है और क्या अच्छी चीज़ है, ये देखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आजकल, क्योंकि हम इंटरनेट पे हम फ़ोन पे लेके चलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये कुछ एग्जाम्पल है, 3 QR कोड है जिसको स्कैन करना है, आप प्लीज़ कीजिए। और ये सारी मैं समझता हूँ कुछ अच्छे रिसोर्सेज है। और उसके साथ मैं एक मिनट। तो हम क्वेश्चन आंसर आखिरी में लेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे जो कलीग्स हैं, जो लंग के डॉक्टर है, डॉक्टर ओमेंद्र नारायण। ये अमेरिकन हॉस्पिटल जो वहाँ पे कार्यरत है एक दुबई में। और ये हमारे सारे जो डीएमडी के बच्चे हैं उनको देखते हैं। और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये लंग जो केयर है, जो पल्मोलॉजी है, इसके बारे में पहले बताया। देन विल मूव ऑन टू कार्डियोलॉजी, और फिर से फिजियोथेरेपी करते हैं, और आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। डॉक्टर ओमी। अगर डॉक्टर ओमी अभी रेडी नहीं है, तो मैं, आई थिंक वो म्यूट पे है। ठीक है, सो आई थिंक विल वेट फॉर हिम। मैं फिर निवेदन करता हूँ डॉक्टर सना, सना मर्चेंट, हमारी कार्डियोलॉजिस्ट है, जो मेरे कलीग है मेड केयर हॉस्पिटल में ही। एंड शी ऑल्सो सीज सारे डीएमडी के पेशेंट। डॉक्टर सना, आप रेडी हो? मिशेल। हाँ, डॉक्टर सना इज हियर।
Hi, I'm Dr. Sana. I work at the same hospital as Dr. Vivek in Dubai. I'm an American trained pediatric cardiologist, and I work closely with Dr. Vivek for the cardiology aspect of care of patients with Duchenne muscular dystrophy. Um, I will try to speak a little bit in Hindi, but please bear with me. I'm just going to pull up my slides. Do you see the slides? हाँ। Just one minute, sorry. Yeah. So Dr. Vivek already discussed कि ये condition 1 in 3,500 to 5,000 मेल बच्चों में प्रेजेंट करता है ये कंडीशन। और ये जो जेनेटिक एस्पेक्ट्स है उन्होंने बहुत डिटेल से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। एसेंशियली डिस्ट्रोफिन नहीं बनता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मसल इंटेग्रिटी, जो मसल को साथ रखता है। एंड अगर ये डिस्ट्रोफिन नहीं बनता है तो ओवर टाइम मसल वीकनेस बढ़ती है, मसल डीजेनरेशन होता है और स्कारिंग बनता है। और आपको तो पता है मसल हर बॉडी के हर ऑर्गन में जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट्स आते हैं वो लंग्स पे आते हैं, हार्ट पे है और मोबिलिटी पे आते हैं। काफी सारे एडवांसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, स्पेशली रेस्पिरेटरी केयर में, लंग के सपोर्ट में। हम घर पे भी काफी ऑक्सीजन थेरेपी और अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट दे सकते हैं। और स्टीरॉयड थेरेपी ने भी काफी डीएमडी पेशेंट्स की जो लाइफ है वो लॉन्गर कर दी है। एंड जीन थेरेपी ऑफ कोर्स डिजीज को मॉडिफाई करते हैं, मतलब एक्चुअली क्योर करने का पोटेंशियल रखते हैं। और वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है डीएमडी के लिए। लेकिन हार्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आज लेटेस्ट रिसर्च में हम देख रहे हैं, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो होता है डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, वो कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की वीकनेस की वजह से होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हार्ट का मेन पंपिंग चेम्बर है, वो वीक होता जाता है और उसकी वजह से हार्ट में रिदम प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट रेट फास्ट स्लो होने लगते हैं और इवेंचुअली हार्ट फेलियर होता है। और साथ में पल्मोनोलॉजिस्ट और ये मल्टी डिसिप्लिनरी केयर इतना जरूरी है, क्योंकि जो लंग फंक्शन है वो डायरेक्टली हार्ट पे भी इफेक्ट रखता है। अगर लंग फंक्शन अच्छा नहीं है तो हार्ट और वीक हो जाता है। तो सारे जो स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स हैं उनको साथ में टीम अप्रोच के साथ वर्क करना होता है। ये स्लाइड आपको ऑलरेडी डॉक्टर विवेक दिखा चुके हैं, लेकिन ये फिर से आपको बता रहे हैं कि सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपीडिक्स, लंग, हार्ट, गैस्ट्रो, कोर्स न्यूरोलॉजिस्ट और इवन इमरजेंसी के डॉक्टर, सबको साथ में काम करना है ताकि इवेंचुअल आउटकम अच्छा हो। एक और चीज जो डॉक्टर विवेक ने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1970s के पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 22 years थी, राइट? और 1970s के बाद जो एक्सपेक्टेंसी है वो 28 है, 28 years। लेकिन अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 30s और 40s तक सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मेरा नॉलेज करेक्ट है तो देर इज वन पेशेंट हु 64 years old हु इज अलाइव स्टिल, राइट? तो जीन थेरेपी के साथ जो आगे है वो और ज्यादा प्रॉमिसिंग है। जितने अभी के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनका प्रोग्नोसिस और ज्यादा अच्छा लग रहा है आगे चल के। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड लग रहा है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि बिटवीन 0 to 10 years, राइट, सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते हैं हार्ट के। इनफैक्ट बहुत बार हार्ट का जो एकोकार्डियोग्राम, ईसीजी सारे नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन सब क्लिनिकल, मतलब जो पता भी नहीं चलता है, हार्ट में ऑलरेडी डैमेज शुरू हो जाता है, राइट? और जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो 10
10 इयर्स के पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को जितना डिले कर सकते हैं कर पाएंगे। राइट, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो हम ट्रीटमेंट एक्चुअली बिफोर 10 इयर्स, ऑलमोस्ट 8 to 10 इयर्स के बीच में स्टार्ट करते हैं। इवन अगर एको और ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है और सिम्टम्स बिल्कुल नहीं, राइट। आफ्टर 10 इयर्स यूजुअली जो कार्डियोमायोपैथी डेवलपमेंट 10 और 12 के बीच में स्टार्ट होने लगता है ऑब्वियसली। मतलब एको में प्रॉब्लम दिखाई देगा, हार्ट फंक्शन थोड़ा सा वीक दिखाई दे सकता है, या ईसीजी में अबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं। और तभी भी ट्रीटमेंट से हम हार्ट फेलियर डिले कर सकते हैं या प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, राइट। यूजुअली 18 और 20 इयर्स के बाद जो है हार्ट फंक्शन बहुत ऑब्वियस हो जाता है एको और सारे टेस्ट। ये हमारा जो ट्रीटमेंट एल्गोरिथम है, आप सबको पता होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो एक मेडिसिन है जिसको हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं। ये मेडिसिन पे बहुत सारा रिसर्च है। ये रिड्यूसेस हॉस्पिटलाइजेशंस जो डुशीन की वजह से हो सकती है, हार्ट फेलियर को डिले करते हैं और सर्वाइवल इंप्रूव करती है। तो ये ड्रग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। और फिर आगे बहुत सारे ड्रग्स है जो हम ग्रेजुअली ऐड करते हैं। एक बार वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो जाता है तभी तो मेडिसिन बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन ये इनिशियल मेडिसिन इनिशिएशन ऑफ हार्ट फेलियर को डिले करते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर विवेक ने, मैंने और सारे डॉक्टर्स ने मिलके हमने एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बनाया है, जो हम सारे जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और एक ग्रुप है जिसको एक्शन कहते हैं, ये सारे जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो रिकमेंडेशंस देते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, हम उनको बेसिकली फॉलो करते हैं। वे हर 6 मंथ्स पे बच्चे का ईसीजी और एकोकार्डियोग्राम होता है, और साथ में एक कार्डियक इवैल्यूएशन होता है। और जितना जल्दी जरूरी है हम मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। और वंस इन अ फ्यू इयर्स हम एक टेस्ट करते हैं जिसको होल्टर मॉनिटर कहते हैं। वो बेसिकली 24 आवर्स ईसीजी मॉनिटरिंग के जैसे है। तो इससे हम देखते हैं कि जब वो एक ईसीजी वन टाइम लिया जाता है, लेकिन ये होल्टर मॉनिटर 24 आवर असेसमेंट होता है। और फिर जैसे जरूरत पड़ती है हम मेडिकेशंस ऐड कर रहे हैं एज पर अ प्रोटोकॉल रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड वाइड। जो सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उन सारों के रिकमेंडेशंस हम बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। एक अनदर इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो एमआरआई है, राइट, कार्डियक एमआरआई। कार्डियक एमआरआई हम यूजुअली 10 इयर्स के पहले नहीं एडवाइस करते, क्योंकि अगर 10 इयर्स से या 8 इयर्स से अंडर बच्चा हो तो सेडेशन वगैरह लगता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। लेकिन एमआरआई एको के पहले हार्ट डिसफंक्शन को पिकअप कर सकता है। तो समटाइम्स व्हेन नेसेसरी हम कार्डियक एमआरआई भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके जो उसका पिकअप जो है बहुत सबसे ज्यादा अर्ली साइंस ऑफ हार्ट फेलियर पिकअप करता है। ये अगेन स्लाइड जो ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से वो है, राइट। तो अभी डुशीन्स का फ्यूचर मुझे लगता है बहुत ज्यादा ब्राइट है। सारे जो स्टडीज हैं दे आर लुकिंग एट डेटा ओवर द लास्ट 30 इयर्स, लेकिन जो बच्चे लास्ट डेकेड में पैदा हुए हैं उनका जो फ्यूचर डेटा है वो अभी हमें बहुत ज्यादा इनकरेजिंग लग रहा है। एक नया ड्रग है जो फेज 3 ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाया है, उसका नाम है डर्मियोसेल, राइट। ये मेडिकेशन जो है फर्स्ट मेडिकेशन है जिसने प्रूव किया है कि हार्ट का जो फंक्शन है, जो उसका जो डिटेरियोरेशन है वो स्लो कर सकता है ये ड्रग। तो ये बहुत इनकरेजिंग है। फेज 3 मतलब अभी भी टाइम है। आफ्टर फेज 3 यूजुअली 6 मंथ्स to 1 year लगता है ड्रग रिलीज होने के लिए। बट दैट्स एन एक्साइटिंग ड्रग दैट ऑफर्स specific effects on the heart. Right. So again, I'll address questions at the end, and I'll pass it on back to Dr. Vivek and Dr. Omi Narayan. थैंक यू डॉक्टर सना। जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन आंसर हम उसके अंत में लेंगे। अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर उमेंद्र नारायण। फाइनली ये अनम्यूट है और विजिबल भी दिख रहा है। तो ये हमारे हैं पल्मोलॉजिस्ट जो कि लंग्स के डॉक्टर है। और डीएमडी के केसेस में लंग्स का जो केयर है कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से करना चाहिए, ये इस पे ये बात करेंगे। डॉक्टर ओमी प्लीज़। Thank you, Vivek, and thank you, Sana.
और हेलो एवरीवन। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, चेस्ट का डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर विवेक और डॉक्टर सना की टीम के साथ काम करता हूँ। तो मैं बताना चाहता था कि जैसा डॉक्टर विवेक ने पहले ही बताया है कि मेन प्रॉब्लम है मसल वीकनेस की। और ये जो मसल वीकनेस है ये प्रोग्रेसिव है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि इसलिए डायग्नोसिस में भी कभी कभी लेट होती है, क्योंकि आप जब तक आपको पता चलता है कि मसल्स वीक हो रहे हैं, बच्चे को चलने में तकलीफ हो रही है, वो 4-5 साल का बच्चा ऑलरेडी हो चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि उसे बार बार चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं या चलने में तकलीफ क्यों हो रही है। तो टाइम लग जाता है। तो ब्रीदिंग के हिसाब से, एक पल्मोनोलॉजिस्ट के हिसाब से, दो उसमें मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपकी मसल की वीकनेस बढ़ रही है, तो दो हमारे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो रिब केज के बीच में जो मसल्स होते हैं, वो हमारे रोज के मसल्स होते हैं ब्रीदिंग में, जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। और वो कुछ सांस लेने के लिए बनी होती हैं और कुछ सांस छोड़ने के लिए बनी होती है। तो ये मसल्स वीक हो जाती हैं। और उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट मसल है उसे डायफ्राम बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो आपकी सांस लेने वाली जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो उसका जो इल इफेक्ट है, उसका इल इफेक्ट है कि आप अगर सांस लेने में ही आपको तकलीफ हो रही है और छोड़ने में, उसके साथ सिर्फ वही नहीं है, बल्कि आपकी खांसी भी कमजोर हो जाती है। और खांसी से हम लोग कैसे परेशान होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और अगर आपकी खांसी कमजोर हो जाती है, तो आप जो म्यूकस होती है, जो बलगम होता है, जो कॉफ होता है अंदर, वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो। और उसकी वजह से बार बार इन्हें निमोनिया होते रहता है। इसके अलावा जब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो मसल वीकनेस की वजह से आप पर्टिकुलरली रात में जब आप सोते हो, तो आपकी ऑक्सीजनेशन, हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। ना ना कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने में, बट कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में भी तकलीफ होने लगती है। ये यूके की गाइडलाइंस है, जो कि बहुत डिटेल में है। अगर किसी को पढ़ना हो तो इसी से बना हुआ, ये डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है। अगर आपके डॉक्टर्स, आप जिनको देखते हो, आप उनको इसके बारे में बता सकते हो। और इसी गाइडलाइन से बना हुआ पेरेंट्स के लिए भी एक लीफलेट है, जो कि डॉक्टर विवेक ने आपको पहले दिखाया कि उसमें क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए और क्या क्या तकलीफ आगे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे या एडल्ट स्टेज में जाएंगे, तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। क्योंकि हमारा काम है प्रिवेंशन, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट। और अगेन, जैसा डॉक्टर साना और विवेक ने बताया कि अगर आप आज की ट्रेजेक्टरी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हमारा काम ही है प्रिवेंशन, इससे पहले कि तकलीफ आए, उसके पहले ही उसे एड्रेस करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या तकलीफ हो सकती है। ये जैसे एक एक्सरे दिखा रहे हैं, जो बच्चे की जैसे जैसे टोन वीक होते जाती है, जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती जाती है, वो स्लाउच कर जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते ठीक से। तो उसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा स्पाइन होता है, उसकी जो कर्वेचर होती है वो भी बढ़ जाती है। और वो कर्वेचर बढ़ने से, जिसको स्कोलियोसिस हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है कि एक लंग को और स्क्वॉश कर देता है। और जो डायफ्राम है, जो हमारी इंपॉर्टेंट मसल है मूवमेंट की, उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट है वो हट जाती है। तो उसकी वजह से सांस की तकलीफ और बढ़ जाती है, जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं स्कोलियोसिस की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी मॉनिटरिंग बेसिकली 2-3 चीजों की होती है। कि जैसा मैंने बताया कि हमारा काम है कि इससे पहले कि तकलीफ आए, आपको दिखना स्टार्ट हो, हमें वो पता चल जाए। तो एक बार जब बच्चे 4 से 5 साल के हो जाते हैं, तो वो लोग ब्रीदिंग मशीन में जा सकते हैं, जिससे हम लोग उनकी लंग कैपेसिटी मेजर कर सकें। और ये FVC, जिसे फोर्स वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ये हमारी लंग की कैपेसिटी मेजर करती है। अगर आपको सिर्फ एक नंबर पे ध्यान रखना है, जो हम लोग स्पायरोमेट्री या ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं, तो आपको FVC पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जाएगी। और यहाँ जो राइट साइड में आप ग्राफ देख रहे हो, वो आप देखते हो कि कैसे 10 साल के बाद ये जनरली कम होने लगती है। जैसे जैसे आपकी मसल्स वीक होती हैं,
वैसे लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और एक इंडिकेटर और भी होता है कि आप जैसे आपका चलना आपका बंद हो गया, वैसे ही आपके मसल्स वीकनेस बता रहे हैं, और आप ये देखोगे कि एफबीसी जो है वो कम होने लगती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमआईपी और एमईपी होता है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का मैनेज करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और वो हमारा सांस लेने के, अंदर लेने के और बाहर छोड़ने का वो मेजरमेंट होता है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है यूके के गाइडलाइंस की, वो बोलते हैं कि एट द डायग्नोसिस, जब भी डायग्नोसिस हुई उस समय ही हमें स्लीप स्टडीज करना चाहिए। लेकिन स्लीप स्टडी हमेशा रिसोर्सेज सबके पास नहीं है, उसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो एक इंडिकेटर है कि जब आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी अगर 80% से कम हो गई तो करना चाहिए, अगर 50% से कम हो गई तो आपको मशीन स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि रात में सोने समय उनको जरूरत पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो स्लीप स्टडी, तो बेसलाइन स्लीप स्टडी जरूर करना चाहिए, जिससे हमें कि पता चले कि उन्हें इनफ ऑक्सीजन मिल रही है और वो CO2 क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 10 साल के हो गए या फिर नॉन एम्बुलेंट हो गए, चलना फिरना उनका बंद हो गया, उनके लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये सब हमारे लिए इंडिकेटर है कि उनकी मसल अब इतनी वीक हो गई है कि रात में उन्हें सोने वक्त जरूर तकलीफ होगा। और हमारा काम, जैसा मैंने बोला, प्रिवेंशन है। इससे पहले कि तकलीफ आपको दिखने लगे, हमें उन्हें हेल्प करना है रात में सांस लेने में। तो ये स्लाइड जो है, ये बेसिकली हमारा प्रिवेंशन का स्लाइड है। तो ये इसमें जो अलग अलग चीजें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये जब बच्चा छोटा भी है तो आप उसे ब्लो करने में हेल्प करते हो, इसे गेम बना सकते हो, फन कर सकते हो, ताकि वो बलगम जो है एक जगह आपका इकट्ठा ना हो। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों में, जब उन्हें वायरसेस हो, रोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती जाती है, फिर हमें रोज करने की जरूरत है। और उसी में आप देखते हो कि जो बीच वाली ये है पिक्चर, उसमें दिखा रहा है एक वेस्ट। अगेन, वेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है, इजीली अवेलेबल नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसकी बजाय आप ये सस्ती अगर आप यूज करते हो, इक्वली इफेक्टिव है। और साथ में आप सेलाइन की नेबुलाइजेशन ले सकते हो, वो भी हेल्प करता है। हम लोग डायग्नोसिस पे जरूर रेकमेंड करते हैं ये जो नीचे वाली पिक्चर है, जिसे हम लोग कॉफ असिस्ट बोलते हैं। तो अगर जिन बच्चों को रात में सोने में तकलीफ हो रही है, जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं या बाईपैप मशीन पे जाते हैं रात में, उनके लिए ये प्रिटी मैंडेटरी है, ताकि वो जो बलगम है वो एक जगह इकट्ठा ना हो। और पर्टिकुलरली जब वायरसेस हों, तो उस समय उनको हेल्प कर सके वो म्यूकस प्लगिंग से वो हटाने में और निमोनिया से बचाने में। जैसा कि डॉक्टर सना ने बोला, ये जो भी तकलीफ होती है वो मेनली पल्मोनोलॉजी और हार्ट फेलियर की वजह से होती है, और हमें इनको हॉस्पिटल से दूर रखना है। और अगर इनको निमोनिया हो जाता है, तो ये बच्चों को वेंटिलेटर पे जाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमारा काम है बचाना, उनको हॉस्पिटल से दूर रखना। और ये आप बीच वाली तक पिक्चर जो देख रहे हो, वो ब्रेस, बहुत सारे जैसे जैसे स्कोलियोसिस बढ़ती जाएगी उनको ब्रेसिंग लगेगी। स्कोलियोसिस का प्रिवेंशन हमें जरूरी है, जितना डिले करेंगे उतना लंग फंक्शन बेटर रहेगा। और जितना जल्दी स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं, उससे भी लंग फंक्शन बेटर रहता है। कुछ कुछ बच्चों को, कुछ कुछ एडल्ट को 10 साल के बाद जब स्लीप मॉनिटरिंग करेंगे, कुछ कुछ बच्चों को उनमें रात में सोने में तकलीफ लगेगी। बट ऑलमोस्ट सभी को, जब तक वो 20 साल के होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डुशेन सबको जरूरत लगेगी सांस लेने में। और प्रिवेंशन, जैसा मैंने बोला, अब रूटीन वैक्सीनेशन से उनकी जरूर प्रिवेंशन करें, इंक्लूडिंग आपकी इन्फ्लुएंजा। ये हमारा एक बच्चा है जो विवेक के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ये अभी 16 साल का है। ये हमारे क्लिनिक में आया था मेरे साथ, वो 2 हफ्ते शैडोइंग कर रहा था, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और ये हम लोग के जैसा डॉक्टर बनना चाहता है और लोगों को हेल्प करना चाहता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमें नई दवाइयां बन रही हैं, जब बनते जा रहे हैं, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हमारा काम है प्रिवेंशन। आप राइट रिसोर्सेज लो, राइट डॉक्टर के साथ रहो, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में बिलीव करो। और प्रिवेंशन, दवाई आएगी, उसका एक रोल है, लेकिन सिर्फ दवाई से सब कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद डॉक्टर अमी, बहुत ही इन्होंने एक इम्पोर्टेंट मैसेज तो दिया है प्रिवेंशन का। और इसी वजह से सारे जो बच्चे हमारे पास हैं, तो एक बात हम जो अभी शुरू जो हमने पिछले सालों से की है स्लीप स्टडी, क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि वी वांट टू प्रिवेंट, क्योंकि हमने स्लीप स्टडी से कई सारे बच्चों को देखा है कि उनको बायोपेक की ज़रूरत है बिफोर इवन द सिम्टम्स, इफ़ यू एग्री डॉक्टर अमी। और बहुत ज़रूरी है ये सब मॉनिटर कंप्लीटली। करने के लिए स्कोलियोसिस जैसे कई डॉक्टर, जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक टीम मानती है कि अगर एफवीसी 30% से हो और स्कोलियोसिस 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो दीज आर द कैंडिडेट फॉर सर्जरी। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है। और इस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को देखते हो तो वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वो हमेशा आपके बच्चों के साथ रहता है मोर देन डॉक्टर। क्योंकि उमी के पास आप 6 महीने में जाओगे, हमारे पास कोई 5-6 महीने में जाओगे, बट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको हमेशा दिखती है। और ये जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है उसका नाम है मिशेल। और मैं मिशेल से निवेदन करता हूँ कि वो जो फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करें। मिशेल, अनम्यूट। हेलो, नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं मिशेल हूँ और मैं डॉक्टर विवेक, डॉक्टर ओमी और डॉक्टर सना के साथ काम करती हूँ। हम एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जब तक मिशेल स्क्रीन शेयर करती है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इसके बाद वी विल टेक द क्वेश्चंस। अम, तो मैं एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आज थेरेपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो थेरेपी क्या होती है और कैसी चलती है? तो हम पहले डिस्कस करें कि डीएमडी कहाँ पर डायग्नोस होता है, कैसे डायग्नोस होता है और कैसे स्टेजेस पे डायग्नोस होता है। तो अगर डीएमडी 2 साल या 3 साल के अंदर डायग्नोस होता है तो कैसे डायग्नोस होता है? अगर आपके बेटे में डीएमडी डायग्नोस हुआ है और अगर आपके पास दूसरा बेटा हो तभी, तो हम नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करना सेकंड लड़कों के लिए, क्या सेकंड लड़कों में। अगर डॉक्टर्स देखे कि एक बच्चा जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होता है कि बैठना, चलना, उठना, फिरना, वो मैनेज नहीं कर पाता, तो तभी डॉक्टर्स एक जेनेटिक टेस्टिंग के लिए रेफर कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस। बाद में ट्यूशंस में 2 फेजेस होते हैं, एक एम्बुलेटरी फेज होता है और एक नॉन एम्बुलेटरी फेज होता है। तो एम्बुलेटरी फेजेस हम नॉर्मली 10-12 साल तक देखते जाते हैं, पर आजकल रिसर्चेस ऐसे बड़े हैं कि हम बच्चे जो 14 इयर्स के भी है वो भी उनको एम्बुलेटरी में देखते हैं। तो एम्बुलेटरी में भी 2 स्टेजेस है। तो सॉरी। तो एम्बुलेटरी में भी 2 स्टेजेस जो होते हैं, वो एक अर्ली एम्बुलेटरी होता है और एक लेट एम्बुलेटरी स्टेज होता है। तो अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज जो बच्चे होते हैं जो नॉर्मली अप टू 7-8 इयर्स में जो चल फिर सकते हैं, कूद सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, उनको अर्ली एम्बुलेटरी स्टेजेस बोलते हैं। तो अर्ली एम्बुलेटरी स्टेजेस में क्या दिखता है आपको? पेरेंट्स नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि चलने के टाइम पे बच्चा गिरता है, उसको सीढ़ियाँ चलने में दिक्कत होती है, ज़मीन से उठने में उसको दिक्कत होती है, तो उसको अर्ली एम्बुलेटरी स्टेजेस बोलते हैं। लेट एम्बुलेटरी स्टेजेस में बोलते हैं कि बच्चा चलता है, फिरता है, पर बच्चा जल्दी थक जाता है, बच्चा जल्दी ज़्यादा चल नहीं सकता, मीन्स थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद थक जाता है, तो उनको हम लेट एम्बुलेटरी स्टेज बोलते हैं। जब बच्चा शॉर्ट डिस्टेंस चले पर लंबा डिस्टेंस नहीं चले, जैसे थोड़े मीटर्स चल के थक जाए, बोलना चाहता है कि मैं बैठना चाहता हूँ, तो उनको हम अर्ली नॉन एम्बुलेटरी स्टेजेस बोलते हैं। और लेट एम्बुलेटरी स्टेजेस उनको बोला जाता है जो बिल्कुल नहीं चल सकते, उनको हम लेट नॉन एम्बुलेटरी स्टेजेस बोलते हैं। तो रिहैबिलिटेशन क्या होता है, कैसे होता है और रिहैबिलिटेशन कैसे हम इफेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे डॉक्टर विवेक, डॉक्टर ओमी और डॉक्टर सन्ना ने बताया कि रिहैबिलिटेशन एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के
अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिहैबिलिटेशन में सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं, सो फिजियोथेरेपी के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, स्पीच थेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब पार्ट एक ऑर्थोटिक टीम, ये सब पार्ट एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन के अंदर आ जाता है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ मैनेज कर लेते हैं। तो जब हम असेसमेंट ले लेते हैं तो हम पेरेंट्स को पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी है और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम एज एन इंडिविजुअल देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस है, हम कहाँ पर उनको हेल्प कर सकते हैं। पर जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, तो हम एक कॉमन गोल बनाते हैं जिससे हम फैमिली को हेल्प कर सके। तो रिहैब का क्या गोल होता है? मेन गोल होता है कि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाए। ऐसे नहीं है कि हम उनका चलना कैसे प्रोलॉन्ग कर सके, हम उनका फॉल कैसे गिरना कम कर सके, हम उनका स्ट्रेंथ और फंक्शन कैसे बढ़ा सके। तो ये एक रिहैबिलिटेशन टीम का फोकस होता है। तो रिहैबिलिटेशन में आप देख सकते हो कि हर एक अलग-अलग स्टेजेस में क्या रोल प्ले करता है। तो जैसे हम नॉर्मली जो बच्चे आते हैं हमारे साथ, तो हम उनको बोलते हैं कि 6-6 महीने में हम असेस करें। तो एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं 4 असेसमेंट करती हूँ। एक नॉर्थ स्टार करती हूँ, एक परफॉर्मेंस ऑफ अपर लिम्ब कर लेती हूँ, एक 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट करती हूँ और एक 10 मीटर्स वॉकिंग टेस्ट करती हूँ। तो हम 6-6 महीने में बच्चे को हम असेस कर लेते हैं कि बच्चा का फंक्शन कैसा मेंटेन्ड है, डिक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से हम पेरेंट्स को गाइड कर लेते हैं। और जीन थेरेपी के बाद हम हर 1 महीने में कर लेते हैं, तो कितने प्रोग्रेस हम बच्चे में देखें, तो हर 1 महीने में हम ये टेस्ट किया जाता है। तो जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी में काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक कॉमन गोल रखें कि जहाँ पर हम बच्चों को और फैमिली को हेल्प कर सकें। तो नॉर्मली हम पेरेंट्स को पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि हम उनकी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएँ? हम देखें कि उन बच्चे के फॉल्स कितने कम हो, तो हम ये एक कॉमन गोल देखते हैं। तो आप देख सकते हो अर्ली स्टेजेस में हम एट डायग्नोसिस और एक एम्बुलेटरी स्टेजेस में हमारा रोल क्या होता है, हम देखते हैं कि बच्चे का गिरना कम हो जाए, बच्चे का कोई टाइट मसल टाइट नहीं हो। अगर टाइट मसल हो तो हम कौन से ऑर्थोसिस प्रोवाइड करें, कौन से चीज़ें प्रोवाइड करें जाकि बच्चे के मसल्स टाइट नहीं हो, तो वैसे। बाद में हम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? तो हम चीज़ें बता देते हैं पेरेंट्स को कि आप ये चीज़ें नहीं करो, जैसे जंपिंग। तो नॉर्मली जंपिंग से बच्चे थक जाते हैं, तो हम नॉर्मली बोलते हैं जंपिंग अवॉइड कर लो। जैसे ट्रैम्पोलिन वाला है तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम ऐसे गाइडलाइंस देते हैं कि आप क्या अवॉइड कर सकते हो। और नॉर्मली हम ऑल्सो बोलते हैं कि हैवी चीज़ें उठाने नहीं लगाओ, कि नॉर्मली हैवी चीज़ें उठाने से बच्चे के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो मसल फैट में हेवी चीज़ें नहीं हटाओ। हम ऑल्सो पेरेंट्स को गाइड कर लेते हैं कि अगर बच्चा थक जाए तो उसको बीच में गैप देना, उनको बीच में क्या बोलते हैं, बीच में एक रेस्ट पीरियड देना ताकि बच्चे थक नहीं जाए। हमारा स्टेज लेट एम्बुलेटरी में हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मली लेट एम्बुलेटरी स्टेजेस में बच्चे थक जाते हैं, बच्चे की गिरने के चांसेस एकदम ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम ये यूज़ करते हैं, हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो बोन थोड़ा वीक हो जाता है, तो चांसेस है फ्रैक्चर होने के चांसेस हाई होते हैं। तो हम ये सब प्रिवेंट कैसे करें, तो हम वो दे देते हैं। तो लेट अर्ली और नॉन एम्बुलेटरी अर्ली नॉन एम्बुलेटरी और लेट एम्बुलेटरी में हम नॉर्मली ऐसे डिवाइसेस सजेस्ट करते हैं जैसे व्हील चेयर हो। तो अगर बच्चा को बाहर जाना है और चल नहीं पा रहा है, तो हम नॉर्मली व्हील चेयर्स के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चा खड़ा नहीं हो सके पर हमें चाहिए कि उसकी बोन स्ट्रेंथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हम स्टैंडिंग डिवाइसेस और ये सब के रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। बाद में
नॉर्मली बच्चा लेट एम्बुलेटरी स्टेजेस में, नॉन एम्बुलेटरी स्टेजेस में बोलते हैं कि हमें बैक पेन हो जाता है। ये कब सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हम बैठे बैठे रहते हैं, हमारा बैक दुखने लगता है। तो हम उस पेन को कैसे मैनेज करें, इसके लिए हम हेल्प कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर ओमी ने मेंशन किया है कि छाती का मसल्स वीक हो जाते हैं जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। तो हम छाती के मसल्स कैसे स्ट्रांग हो रखे ताकि वो बच्चा अच्छा ब्रीद इन और ब्रीद आउट करे। तो हम स्पायरोमेट्री, जैसे डॉक्टर ओमी ने बताया, तो हम नॉर्मली स्पायरोमेट्री रिकमेंड कर लेते हैं। अर्ली एम्बुलेट, जैसे बच्चा चल रहा हो हम तभी से ही रिकमेंड कर लेते हैं। पर सिंस बच्चे छोटे हैं तो स्पायरोमीटर काफ़ी बोरिंग लगता है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि विसल बजाओ, बबल्स ब्लो कर लो। पार्टी विसल होता है जहाँ से वो उड़ जाता है, तो उनको वो काफ़ी फन वाली चीज़ें लगती है, तो हम बोलते हैं कि वो करो, स्ट्रॉ से बबल ब्लो करो, सक करो। तो ये बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, नहीं तो कैंडल ब्लो करो, हम नॉर्मली वो रेकमेंड कर लेते हैं। पर जैसे डॉक्टर ओमी ने बताया कि नॉर्मली जैसे अर्ली जो नॉन एम्बुलेटरी बच्चे हैं, तो हम उनका ऑफिसिस्ट और स्पायरोमीटर हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट चीज़, हम नॉर्मली नॉर्मल पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है जैसे एक्सरसाइजेस करते जाते हैं। तो उस हिसाब से हम ऑर्थोपेडिक को रेफर करते हैं। तो जब भी ऑर्थोपेडिक को रेफर होता है तो एक डेक्सा स्कैन जैसे बोन डेंसिटी स्कैन करते हैं। तो बोन डेंसिटी हर बच्चे में 1 या 2 साल एटलीस्ट हर साल नॉर्मली होता जाता है, और मैक्स टू मैक्स 2 साल में। तो अगर बच्चा अर्ली एम्बुलेटरी हो या अर्ली एम्बुलेटरी हो तो शायद से 2 साल में हो। जैसे लेट एम्बुलेटरी और नॉन एम्बुलेटरी हो उनको हर 1 साल में रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि बच्चे के चांसेस फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो रिहैबिलिटेशन, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो फिजियो, ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये मिलकर एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होता है, और हर 6-6 महीने में सब मिलके एक असेसमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे को कहाँ पर हम हेल्प कर सके और कैसे हेल्प कर सकें। तो पीटी में, फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है, हम जेंटल स्ट्रेचेस दिखाते हैं, हम एक्सरसाइजेस रेकमेंड कर लेते हैं। अगर हमको लगे कि बच्चे के मसल्स टाइट हो रहे हो तो कौन से ऑर्थोसिस हम दे दे, जैसे AFO हो, KFO हो। अगर बच्चा चल नहीं सकता है पर अगर कुछ सपोर्ट के साथ चल सकता है तो हम नॉर्मली एक वॉकर रेकमेंड करते हैं, स्टिक रेकमेंड कर लेते हैं। अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मैं नहीं चल पाता हूँ तो हम कैसे व्हील चेयर दे दे। तो नॉर्मली अगर बच्चे की आर्म्स ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग है, तो एक मैनुअल वाला व्हील चेयर हम रेकमेंड करते हैं। पर अगर बच्चे में उतना अपर लिम्ब स्ट्रेंथ नहीं हो तो हम एक पावर वाला व्हील चेयर रेकमेंड करते हैं, जो हम नॉर्मली लेट एम्बुलेटरी फेज में रेकमेंड करते हैं। बाद में एक्सरसाइज में हम हमेशा बोलते हैं कि देखना कि अगर ऐसे एक्सरसाइजेस ना करे जो बच्चा थक जाए। जैसे बच्चा थक जाता है तो उसके मसल डैमेज और ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल ईजी थेराबैंड एक्सरसाइज हो, स्विमिंग में डाल दो, साइकिलिंग में डाल दो, वो जो काफ़ी बेहतर है। और वो उसको बोलते हैं सब मिनिमल सब मैक्सिमल एरोबिक एक्टिविटी, तो हम उसको रेकमेंड कर लेते हैं। मेन चीज़ हम देखते हैं कि बच्चा थक नहीं जाए। अगर बच्चा थक जाए तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ एक ब्रेक लेना और बाद में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नॉर्मली थकना हम अर्ली नॉन एम्बुलेटरी फेज में और नॉन एम्बुलेटरी फेज में ज़्यादा देख लेते हैं। और ओटी के पॉइंट व्यू से नॉर्मली वो एक्सरसाइजेस अपर लिम्ब के लिए दे देते हैं। ऑल्सो अगर जैसे अर्ली नॉन एम्बुलेटरी हो या लेट नॉन एम्बुलेटरी हो तो उनको चेंजेस देते हैं कि घर में क्या चेंजेस कर सकते हो, स्कूल में क्या चेंजेस कर सकते हो। तो अगर बच्चा
जस्ट लेट एम्बुलेटरी हो, जस्ट चलना धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो, तो नॉर्मली हम उन ऑटिस्टिक रेकमेंड करता है कि आप जो इसका क्लास है आप नीचे लेके आ सकते हो, ऐसे स्कूल को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसके सीटिंग दरवाजे तक नज़दीक रखो, तो वैसे रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ओटी ऑल्सो रिकमेंडेशन दे सकता है कि चीज़ें कहाँ पर रखना, कैसे रखना। जैसे फॉल्स के चांसेस हाई होते हैं, तो जैसे बच्चा वॉकिंग क्या होता है, वॉकिंग डिले हो जाता है, वॉकिंग उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, फॉल के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उन वो बता देते हैं चेंजेस, जैसे बाथरूम में हो, बाथरूम में हैंडल लगवा दो, नहीं तो वॉल है वहां पर एक हैंडल लगवा दो, एक बार लगा दो ताकि वो बार पकड़ के चले। तो नॉर्मली ये सब रिकमेंडेशंस उन लोग बता देते हैं। ऑल्सो उन लोग बता देते हैं जैसे लेट नॉम्बुलेटरी हो, उनके जो अपर लिम के स्ट्रेंथ जैसे कम होते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एक असिस्टिव या स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, जैसे फोन से आप लाइट ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, कॉल बेल आ रहा हो, तो वो सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक ओटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। ओके। अगर स्पीच वाले, अगर कोई कोई बच्चों को स्पीच में बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो, ओके, तो उनको स्पीच में हेल्प कर लेते हैं। अगर नॉर्मली इश्यूज और कंसर्न्स देख लेते हैं कि बच्चा को स्वॉलिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको स्वॉलो एक्सरसाइजेस एक स्पीच थेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है। थैंक यू। क्यों मिशेल, अम, कुछ कुछ जो क्वेश्चन आए थे हमारे पास, वो मैं उस पर टच बेस करना चाहूँगा। एक था बैक एक का। तो जैसे अभी मिशेल ने बताया कि बैक एक जो होता है बहुत कॉमन होता है, बट उसमें एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्रैक्चर। क्योंकि अगर आपके बोन बहुत वीक हो, तो मान के चलो कि अगर आप एम्बुलेटरी हो और हमेशा आपका जो बॉडी का वेट है वो आपके बोन्स पे आता है, तो स्पाइनल फ्रैक्चर जो होता है, आप आमतौर पे जो फ्रैक्चर होता है बोन में ब्रेकेज दिखता है, बट हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम गेनेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है कि स्पाइन अगर कंप्रेस भी हो रहा हो तो उसको फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन में गिना जाता है। तो एज अ पेरेंट आपको ये सारी चीज़ें पता चाहिए कि गेनेंट क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, कब किसको जाना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, आप लोगों को अगर ये सारी गाइडलाइंस पता है जो इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, अगर आपको पता ही चाहिए कोई मतलब जो भगवत गीता और बाइबल की तरह आपको रटना चाहिए इसको। क्योंकि मुझे पता है इंडिया में रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, जहाँ पे आप रह रहे हो सकता है आपके पास टर्शरी सेंटर ना हो, आपके पास स्किल्ड कोई ना हो। बट एज अ पेरेंट अगर आपको पता है कि क्या करना है, मैं समझता हूँ कि एक एम्पावरमेंट आपके पास हो तो आप भी गाइड कर सकते हो अपने थेरेपिस्ट को कि मुझे ये करना है, ये मैंने सुना है, ये मैंने देखा है जेंटली, सो इसको क्या किया जाए। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है डेंसिटी स्कैन शायद ना हो पाए, या फिर होल्टर है, या स्लीप स्टडी है जैसे आपने बोला, या एमआरआई है कार्डियक। बट जो है रिसोर्सेस उसमें, जैसे डॉक्टर सना ने बोला कि आपको पता चाहिए वर्ड कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, एफवीसी क्या होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है, कब क्या चीज़ें करनी होती है। अगर ये हमें पता है तो मेरे ख्याल से केयर हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मल्टी केयर भी ना हो तो एज अ पेरेंट आप अप्रोच कर सकते हो डिफरेंट पीपल को। बहुत बार दूसरा एक क्वेश्चन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो स्टेरॉयड का ये साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है और प्यूबर्टी पे भी असर हो सकता है। यूजुअली हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, और एक 12 या 14 साल के बीच में अगर प्यूबर्टी नहीं आती है बच्चों को, स्टेरॉयड का एक साइड इफेक्ट होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक इंजेक्शन होता है, वो हम कोशिश कर सकते हैं, कई कई सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं। स्पाइनल फ्रैक्चर मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक एलेंड्रोनेट या जोलेंड्रोनेट जो भी दवाइयाँ हैं, वो थोड़ा सा बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो देते हैं। विटामिन डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ विटामिन डी दिया करें, क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत वीक होती है बच्चों में। ये एक क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से दूसरा इशू था, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेरॉयड, क्योंकि स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट आप सबको शायद पता हो, बट एक उसमें अगर आप एज अ पेरेंट एक वर्ड खोजने की कोशिश करें, एड्रेनल इनसफिशियंसी।
और एड्रेनल इंसफिशियंसी का होता है क्योंकि हम स्टेरॉयड बाहर से दे रहे हैं। जो बॉडी का अपना स्टेरॉयड का एक एक्सिस है और जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा स्लीपी हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक बाहर के स्टेरॉयड के भरोसे रहती है। स्टेरॉयड एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भाई आप स्ट्रेस में होते हो कोई भी, तो ये स्टेरॉयड का प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर आप स्टेरॉयड, मान लो कि बच्चा बीमार है या फिर किसी वजह से स्टेरॉयड नहीं ले सकता है, तो एक डिपेंडेंसी होती है, तो आपको स्टेरॉयड बंद नहीं करना है। अगर मान लो कि कोई वॉमिटिंग हो रही है या कोई डायरिया हो रहा है या फिर बच्चा एडमिट है, तो आपके डॉक्टर को पता चाहिए कि बच्चा लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड पे है। और एक पीजे निकोलॉफ नाम का एक प्रोटोकॉल है जो इजीली अवेलेबल है। अगेन, अगर नहीं है तो मैं लिंक भेज सकता हूँ बाद में। वो भी एक पेरेंट को पता चाहिए, क्योंकि आप अगर ओरल डेफ्लाज़ोकोट या प्रेडनिसोलोन नहीं दे सकते हो तो इंजेक्टेबल कैसे देना है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते हो स्टेरॉयड। एड्रेनल इनफिशियंसी और सर्जरी के भी बहुत सारे गाइडलाइन है। अगर बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एनेस्थीसिया कौन सा सेफ है, कौन सा नहीं है। सो मैं समझता हूँ एज अ पेरेंट आपको प्लीज़ प्लीज़ ये सब पता होना चाहिए, ताकि अगर किसी क्लिनिशियन को डीएमडी के बारे में पता भी ना हो तो आप उन्हें ये सब बता सकते हैं। मेरे ख्याल से हम अभी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मिशेल, कैन यू जस्ट स्विच ऑफ द स्क्रीन शेयर? So one second. ओके। सो अनीता जी, ठीक है, मगर मैं क्वेश्चन रीड करूँ, हम या हम दोनों भी कर सकते हैं वैसे। Yeah, of course, sir. It would be हाँ, better for ठीक है। everyone. तो इज देयर एनी पॉसिबल परमानेंट क्योर फॉर डीएमडी, मेरे ख्याल से ड्यू टू एक्सॉन 51 मिसिंग? अनफॉर्चुनेटली हम क्योर नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिसीज है, दे लाइफ लॉन्ग डिसीज है। क्योर का मतलब अगर सीधी भाषा में किया जाए तो फिक्स करना है प्रॉब्लम को। हम प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे एक्सॉन स्किपिंग है, जीन थेरेपी है, हमारा एक मकसद है कि जो प्रोटीन मिसिंग है, जैसे मैंने वो एंकर का एग्जांपल दिया था, और लास्ट इमेज आपने देखी होगी कि एंकर फुल लेंथ नहीं है। तो आपकी नाव स्टेबल तो है, बट नॉट एज अ नॉर्मल। हम प्रोटीन दे पा रहे हैं बट नॉट एज अ नॉर्मल। तो जो डैमेज हो चुका है बॉडी में, क्योंकि जैसे डॉक्टर सना ने और मैंने बताया कि ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ये प्रोग्रेस शुरू है। हालांकि उसके सिम्टम बाद में आ सकते हैं, बट ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो जो चीज़ ऑलरेडी फाइब्रोस हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित हम नहीं कर सकते किसी भी वजह से। जो हम प्रोटीन मिसिंग है, हाँ, उसको दे सकते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी रही जाए। और कई सारे मायने हैं जिसके अंतर्गत हम वो देख सकते हैं, जैसे बायोप्सी, बट बायोप्सी हमेशा पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए जैसे मिशेल ने बताया कि फंक्शनल स्कोरिंग जो होती है, किस तरह से हम फटीग को रिड्यूस किया जाए और किस तरह से हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सके, तो ये ट्रीटमेंट का मकसद है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कोई दवाई उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। हम ठीक है प्रोटीन दे रहे हैं, बट उसी दरम्यान हम मसल को कैसे स्ट्रांग बना सके, उसको कैसे मेंटेन कर सके, कैसे अवॉइड कर सके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आपका ये जो आंसर है कि परमानेंट क्योर एज सच नहीं है, बट जो भी एक्सॉन स्किपिंग इसकी वजह से हम देते रहना चाहिए। जब तक आप दे सकते हो दवाइयाँ, तब तक आपको देना पड़ेगा एक्सॉन स्किपिंग। स्टेरॉयड कुछ साल तक, यस, क्योंकि आपका प्रोग्रेस जो है, जो डिटेरियोरेशन है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है। इसलिए स्टेरॉयड बहुत ही एक सस्ती दवाई है और कई सालों से हमने इस्तेमाल की है, हमें पता है उसका इस्तेमाल करने से। हालांकि हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट हमको पता भी है, बट वो एक सिंपल जरिया है। और दूसरा होता है जो ऐसे थेरेपीज़ है, अगर सारे एक्सॉन स्किपिंग सारे बच्चों को नहीं होती है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके लिए एग्जाम स्किपिंग नहीं हो पॉसिबल। बट अगर आपका आंसर है तो ये जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है, हम कोशिश यही रखते हैं कि प्रोलॉन्गेशन कैसे किया जाए और कॉम्प्लिकेशन को कैसे अवॉइड किया जाए। आई होप कि मैंने आपका आंसर दिया है। मेरे ख्याल से मिशेल, ये आपके लिए है। Sorry, sir, I'm interfering. इसमें one more सॉरी। question you missed. Doctor, या do you have any multidisciplinary clinic care for young adults हाँ, ये or adults प्रिंसिपल with तो सेम DMD? है। जैसे अपनी मिशेल ने क्लासिफिकेशन किया था, लेट एम्बुलेटरी, अर्ली एम्बुलेटरी, नॉन एम्बुलेटरी एंड ऑल, तो सारा क्लासिफिकेशन उसी पे है कि अभी उसकी ज़रूरतें क्या है, बच्चे किस स्टेज पे है और उनकी ज़रूरतें क्या है। मेरे ख्याल से वो जो मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है वो नहीं होता है। हाँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है, पल्मोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है यंग एडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन में। डॉक्टर सना, डू यू वांट टू कमेंट?
Um, You are unmute. yeah, okay, great. Um, तो जो स्पेसिफिकली यंग अडल्ट्स का जो प्रोग्राम बोल रहे हैं, राइट, यूजुअली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एटलीस्ट दुबई में अप टू 14 स्ट्रेच करते हैं 18 तक, लेकिन आई थिंक अप टू 21 वुड बी रीजनेबल. आई थिंक आवर टीम कैन take care of such patients. I believe Dr. Vivek and Dr. Omi will agree with me, and Yeah. Michelle, maybe up to 21, right? Beyond that, we do need, I think, to transition to adult care because there are different problems in adulthood also, right? Which या may be मतलब beyond the प्रिंसिपल scope ऑफ of केयर our, जो है वो सेम रहती है, बट हाँ, एक लॉजिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. कई right? हॉस्पिटल में शायद एडल्ट नहीं देख पाते, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, जो पीडियाट्रिक पल्मोलॉजिस्ट है, वो दिक्कतें आ सकती है. बट इन जनरल प्रिंसिपल सेम. डॉक्टर ओमी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? या कंप्लीटली सहमत हूँ मैं. हम लोग जनरली 18 तक ही देखते हैं, लेकिन जब तक फुली उनका ट्रांजिशन ना हो, वो आप 21 तक देख सकते हो उनको. हमारे सब लोग लकी नहीं है कि उनके हॉस्पिटल में एडल्ट स्पेशलिस्ट भी हों. कुछ लोग सिर्फ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करते हैं, कुछ लोग एडल्ट्स को ही दिखाते हैं रादर देन पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट. वो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट और एडल्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को ही दिखा रहे होते हैं शुरू से ही, क्योंकि उनके पास रहते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है. तो हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप पीडियाट्रिशियन से मिल रहे हो और ट्रांजिशन करने वाले हो, तो हम लोग जैसे करते हैं, अगर उनको एक बार उनके भेजने के पास एडल्ट कलीग्स भेजते हैं, और फिर हम लोग उनको एक बार फिर से देखते हैं कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या उन्होंने बोला, क्या करना चाहिए और क्या स्टेप है. अगर आप साथ में क्लिनिक नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट जो होता है वो ट्रांजिशन उसको बोलते हैं, जब पीडियाट्रिक से एडल्ट स्टेज में जाते हैं, कि एटलीस्ट एक क्लिनिक साथ में आपको करना चाहिए, जब आप बच्चे को समझ सके, पेरेंट को समझ सकें. बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है, उसकी अलग प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो शुरू से अंत तक सेम रहता है. एग्री. मेरे ख्याल से मिशेल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. यस सर. At what age do they can wear night splint and any other option other than night splint if they refuse to wear in ambulatory patient? So night splint we tell them to wear. Night splint हम normally बोलते हैं कि आप जितना पहन सकते हो पहनना. Normally हमें contractures और tightness avoid करने के लिए हम night splint recommend करते हैं. पर अगर बच्चा ambulatory है तो हम normally dynamic splint बोलते हैं, जो एक dynamic AFO होता है, जो बच्चा चलता है. Especially हम toe walkers में ये normally recommend करते हैं एक SMO के साथ. तो SMO और एक dynamic AFO के साथ बच्चा टो वॉकिंग कम कर लेता है. तो एक एम्बुलेटरी बच्चे के लिए हम नॉर्मली एक डायनामिक AFO रेकमेंड करते हैं. पर अगर एक नॉन एम्बुलेटरी बच्चा हो तो हम एक स्टैटिक AFO रेकमेंड करें, ताकि ये मसल्स और ये जॉइंट्स टाइट नहीं हो और कॉन्ट्रैक्चर में डेवलप नहीं हो. या दैट्स आई एग्री. अगले कुछ सवाल आई थिंक फॉर डॉक्टर सना के लिए है. माय चाइल्ड्स हार्ट फंक्शन इज लो, सो हाउ टू कीप हार्ट हेल्दी? थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है बट संक्षिप्त में आप कर बताए तो. Right. So this is a question, right, which is ये बहुत technical question है, right? Because जी. इसका जो मुझे knowledge I will need कितना लो है, what is the function, और कितने medications है, जो सारे spectrum of medications है वो सारे optimized है, correct dose पे है या नहीं, because हम बहुत बार देखते हैं, मैंने खुद से बहुत patients देखे हैं जो underdosed होते हैं, तो हम dose maximize भी कर सकते हैं. बहुत सारे options है. In general, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस, अगर आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, द यूजुअल जो ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लंग जो है ना, लंग फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए. तो डेफिनेटली आपके जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उनके साथ आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि लंग ऑप्टिमाइज होता है तो हार्ट फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, राइट. एंड ओवरऑल मसल्स जो स्ट्रांग होते हैं ना, तो हार्ट में भी हेल्प होता है. ये जो है बहुत, एज आई सेड, टेक्निकल क्वेश्चन है टू आंसर, इसमें बहुत सारे डिटेल्स लगेंगे. आपको सर्टेनली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ये ओपिनियन लेना चाहिए. एक सवाल और. हाँ, सॉरी. सॉरी, गो अहेड. Please carry on. No, I was moving to next question, but yeah, you please finish. No, I was actually going to answer the next, move on to the next one. So So the the next second one one, which right? I have,
या सो मैं सबके लिए बता दूं क्वेश्चन क्या है. माई किड इज 3.5 3.5 year old, diagnosed recently. Echo and 2D are normal, but 24-hour Holter monitoring, they notice something called sinus tachycardia. Should we start beta blocker from now itself? सो ये जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो फर्स्टली मैं ये पूछना चाहूंगी, आई नो आप जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन क्या आपने ये जो होल्टर मॉनिटर है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लिया था या अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट? क्योंकि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है फॉर एग्जांपल, उनका हार्ट रेट 140 150 नॉर्मल है, और जो हमारा अडल्ट का हार्ट रेट है वो 60 to 75 इज कंसिडर्ड नॉर्मल, राइट? तो जो इंटरप्रेट कर रहे हैं होल्टर को, वो एज के हिसाब से हार्ट रेट को इंटरप्रेट करना चाहिए. Secondly, 3.5-year-old is going to cry for a lot of things, right? Is going to be more anxious, playful. तो हार्ट रेट जो है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा. तो ये जो इंटरप्रेट करना है, बहुत केयरफुली इंटरप्रेट करना है. आई थिंक 3.5 years old बहुत अर्ली है मेडिकेशन स्टार्ट करने के लिए. आई वुड रियली हैव टू थिंक केयरफुली, स्पेशली हार्ट फंक्शन वगैरह नॉर्मल है, तो आई वुडंट स्टार्ट इट अनलेस कि इट इज रियली अ परसिस्टेंट टैकीकार्डिया जो हर समय स्पेशली एट नाइट भी हाई है. तो ये स्पेसिफिकली देखना है आपको कि रात को हार्ट रेट हाउ हाई इज इट गोइंग. जो जी. बीटा ब्लॉकर्स है उनके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है. अगर एजमा है तो ये बहुत केयरफुली लेना पड़ता है. स्पेसिफिक थोड़े से बीटा ब्लॉकर्स हम अवॉइड करते हैं एजमा में, राइट? और जो है आई वुड डिले दिस, एंड इसके पहले भी एस इनहिबिटर्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. या अगला सवाल है गाइडलाइन. अगर पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने एक लिंक भेजी है, डॉक्टर ओमी ने भी एक वेबसाइट भेजी है, और मैंने क्यूआर कोड भी दिए थे. अगर किसी को चाहिए तो मैं फिर से वो स्लाइड शेयर करना चाहूँगा. बहुत सारे रिसोर्सेस है, बट जो हिंदी वाली गाइडलाइन है उसका मैंने चैट बॉक्स में आंसर में डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच्चों के सामने अपने बेटे की हाइट कम क्यों होती है? उसके कई सारे कारण होते हैं. एक तो मेन होता है साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बोन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं स्टेरॉइड की वजह से. आप एक एक स्पाइन का भी इशू होता है, क्योंकि आपका स्कोलियोसिस भी हो सकता है, और हार्मोनल जो चेंजेस है उसकी वजह से भी, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत कॉम्प्लेक्स है ये. तो मेरे ख्याल से अगर आपकी हाइट आप मॉनिटर करते रहे, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अगर ज़रूरत पड़े तो बताएं, क्योंकि हाइट के साथ साथ आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्यूबर्टी, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दिखाएं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि क्यों हाइट कम है. स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है या फिर दूसरा कुछ है. माई सन हैज़ exon 51 deletion. Is it mandatory to do speech therapy? He had a speech therapy for which he took therapy for a year. He is okay now and he speaks 3 languages fluently. Is there something more than than speech therapy? And are there any therapies going on for exon 51 deletion? तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्पीच थेरेपी दी किस लिए थी. स्वॉलो का इशू था या स्पीच का था? क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ डीएमडी बच्चों में स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है. अगर उसके लिए दी है तो इट रियली डिपेंड्स कि प्रॉब्लम क्या है और आपने वो अचीव किया है. क्योंकि मैं हर बार, अगर आप कोई थेरेपिस्ट को मिलते हो, भले वो ओटी हो, फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी, एक गोल सेटिंग होती है कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं. अगर वो गोल के साथ, अगर आप एज अ पेरेंट और थेरेपिस्ट हम एक साथ चलते हैं, तो वो एक अचीव करने के बाद विल हैव टू सी कि नेक्स्ट गोल क्या है. तो अगर आपका ये आप बोल रहे हो कि वो फ्लुएंटली लैंग्वेज बात कर सकता है, तो फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्पीच थेरेपी उसको क्यों दी थी. अगर swallow के लिए तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, आपको swallow असेसमेंट और फीडिंग असेसमेंट वो करनी पड़ेगी. थेरेपीज एक्सॉन 51 डिलीशन थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है. अभी फिलहाल उसके लिए कुछ नहीं होगा, बट होपफुल इन फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम जीन थेरेपी देर माइट बी सम ऑप्शंस. Exon 18 to exon 28 deletion, at what age child start problem? अगेन बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है. एक एज अ पेरेंट मैं समझता हूँ, अगर आपको पता है डायग्राम पूरा डीएमडी, और इट्स नॉट डिफिकल्ट, अगर आप गूगल पे भी जाओगे डीएमडी का पूरा जीन, मैंने आपको एक्सॉन स्किपिंग का एक पिक्चर दिखाया था. अगर आप मानते हो कि ये डिलीट होने के बावजूद कि एक जिक्सॉ पजल की तरह अगर जुड़ता है
आपका जीन, तो उसको बोलते हैं इनफ्रेम म्यूटेशन। इनफ्रेम म्यूटेशन में काफ़ी माइल्ड होता है ये प्रॉब्लम, जैसे बेकर हम बोलते हैं। अगर मान लो कि आपका जो डिलीशन है और जो बचे हुए पीसेस है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो उसको आउट ऑफ फ्रेम म्यूटेशन बोलते हैं। उसमें थोड़ी सी सीवियर आ सकती है। तो इट जस्ट जनरल गाइड that can probably give us the idea. My son is 14 and is non-ambulatory. We are facing sweating issue. How to take care? Again, मान लो कि एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर स्वेटिंग इज़ वेरी इनडिफरेंट, क्योंकि हम देखते हैं इससे कोई मतलब डीएमडी से लेना देना नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। कई सारे न्यू न्यू ट्रीटमेंट्स है जो वो ट्राई कर सकते हैं स्वेटिंग के लिए। My son is 3.5 years old. What are the therapies should be taken to given my son for good quality of life, and how to approach Medcare? Any international patient contact mail? आखिर में जो राहुल है, मिस्टर राहुल, वो आपको बताएंगे किस तरह से टीम को अप्रोच करना है। बट 3.5 ईयर बहुत अच्छी एज है, क्योंकि बच्चों में बहुत कम प्रॉब्लम होती है। जैसे हम सब ने बात की थी स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो डॉक्टर ओमी ने भी शेयर किया हुआ है वेबसाइट, वहाँ पे मैंने भी कुछ दी है। अगर आप उसको थरली फॉलो करते हो, स्क्रीनिंग प्रिवेंशन इज मच मच बेटर। हमें प्रॉब्लम को आने नहीं देनी चाहिए। किस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर सना ने बताया कि ठीक है 10 साल में हम हार्ट मेडिसिन शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ट्रीट कर रहे हैं, बट दैट इज एन एस्पेक्ट टू प्रिवेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप फॉलो करोगे स्टैंडर्ड ऑफ केयर के नाम से, तो दैट इज फाइन। एज अ पेरेंट आपको रटना है उसको। What are the precautions to be taken for early diagnosed kid at the age of 2 year, especially physiotherapy? I think यही आंसर था उसका जो अभी मैंने दिया। Is there any treatment available in Gulf or Middle East? Yes, गल्फ में हमारे यहाँ पे, और मेरे ख्याल से अभी कतार और कई सारे कंट्रीज में जीन थेरेपी है। हमने डुविजैट शुरू की है। अभी वेमोरलोन अगले साल अवेलेबल होगा। और बाकी तो सारी चीज़ें, बट न्यू ड्रग में अभी तो डुविजैट और एलेवेडिस। एंड जैसे ही अभी न्यू एक्सॉन स्किपिंग आएगी, एक्सॉन स्किपिंग भी देते हैं हम लोग, और जो भी नई ट्रीटमेंट आएगी होपफुली जल्द ही हमारे पास भी आएगी। मेमोरेलोन अगैमरी बेटर देन डेफ्लेज़ोकॉर्ट कुछ एस्पेक्ट में है, जैसे कुछ साइड इफेक्ट कम है, बट नॉट ऑल। अगर मुझे पूछा जाए कि कीमत की जो इतनी फ़र्क है प्रेडनिसोलोन, डेफ्लेज़ोकॉर्ट और वेमोरेलोन में, लेकिन अगर आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है काफ़ी सारे साइड इफेक्ट का, तो वो थोड़ा मिसिंग है वेमोरेलोन में। और एक या दो चीज़ों को छोड़ के बाकी साइड इफेक्ट में इतना खासा फर्क नहीं है। वेमोर अगर मुझे बताया जाए कि तीनों की प्राइजेस सेम है, तो ठीक है, मैं शायद वेमोरेलोन चूज़ करूंगा। बट आज की घड़ी में ये बताना मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा भी मिसिंग है। Right now, we are giving beta-glucan and deflazacort as per our doctor prescription, along with coenzyme Q10 and Calcimax. Our son is 3.5. We're also interested in the trial for DMD. काफ़ी सारे ट्रायल है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है पेरेंट प्रोजेक्ट एमडी, उसका ऐप भी आता है। अगर आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारी जानकारी है रिसर्च की, जहाँ पे चल रही है, क्या क्या चल रही है। 3.5 जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छी उम्र है। काफ़ी सारी चीज़ें ये जो आप बता रहे हो, काफ़ी सारे ये तो सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह। और डेफ्लाज़ाकॉर्ट भी ऑलरेडी शुरू की है। तो आई थिंक आपके डॉक्टर ने सही प्रिस्क्रिप्शन दिया, और स्टैंडर्ड ऑफ केयर के हिसाब से यू शुड लुक आफ्टर हिम। सर आई एम इंटरफेयरिंग हियर। जो अभी 3.5 इयर्स का बोला है, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल इंटरेस्टेड हैं तो उनको यू कैन कनेक्ट टू bharatamd@gmail.com, क्योंकि हम लोग जी, हेल्प कर रहे हैं फैमिलीज को यूएस में जाने के लिए। और दैट्स फ्रॉम आवर बेस्ट। साइड हमारी तरफ से कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी गए हुए हैं, कुछ हमारे साथ जुड़े भी हैं अभी। तो प्लीज हम लोगों को मेल कीजिए या फिर ग्रुप में डालिए, हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, फोन भी कर सकते हैं हमको। ओके। अनीता जी, जस्ट टू या वन इंटरप्ट। मोर थिंग सर, एक वन क्वेश्चन एक है कि अगर एक पेरेंट को जीन थेरेपी भी मिल रहा है या एक्सॉन स्किपिंग भी मिल रहा है, तो विच वन दे शुड प्रेफर, लाइक इन क्लिनिकल ट्रायल और समवेयर समवे। अगर अगर क्लिनिकल ट्रायल है तो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, क्योंकि उनका सबका इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन एक अलग होता है। अगर लेकिन एक एडवांटेज है कि ठीक है फ्री में ट्रीटमेंट है, बट वो डेटा हमारे पास लॉन्ग टर्म का नहीं होगा। बट अगर पेरेंट जुड़ना चाहते क्लिनिकल ट्रायल में, तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है एक्सॉन स्किपिंग का और जीन थेरेपी का, उसकी कॉस्ट। जैसे आप देखोगे जीन थेरेपी की कॉस्ट
काफ़ी ज़्यादा है, और सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सबके पास इतना अच्छा इंश्योरेंस नहीं होता है। तो और एग्जॉन स्किपिंग भी ऐसा ही है कि आप लगातार ले रहे हो उसको, हमेशा को आपको इंजेक्शन लगेगा वो तो उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए अगर आपका रिसर्च में कुछ है, एनरोलमेंट अगर आपको मिल रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जीन थेरेपी वन ऑफ ट्रीटमेंट है, एग्जॉन स्किपिंग चलते रहता है, तो इफ़ यू ऐड द कॉस्ट, इट्स मोर एंड लेस द सेम। बट वही है कि आपका इंश्योरेंस कैसा है, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या हो सकता है, ये सारे आपको देखना पड़ेगा। देर इज़ नथिंग कि वो स्टैंड आउट कि अगर वो मिलना था, इसी के पीछे पड़ो और बाकी कुछ खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सवाल जी। इसीलिए आया क्योंकि, सॉरी, ये सवाल हम्म। इसीलिए आया क्योंकि अभी इंडिया में जो एक्सॉन स्किपिंग की ट्रायल खत्म हुई 3 साल के बाद, जी। उनको एक्सॉन स्किपिंग की दवाई फ्री मिल रही है। जी। और अभी नहीं है। अभी हम लोग जब पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, पेरेंट्स को जाने के लिए यूएस में एंड गेटिंग द जीन थेरेपी ट्रायल, सो वो हम्म। पेरेंट्स इज कंफ्यूज, शैल आई स्टॉप, बिकॉज 3 मंथ to 6 मंथ का वो गैप होना चाहिए बोलने से पेरेंट्स आर वरी, जी। कहीं ये बंद कर दिया हम्म। और वो भी इफेक्टिव नहीं हुआ, तो इसीलिए। तो इसलिए मैंने बोला कि जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है वो देखना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास जो जीन थेरेपी लेते हैं वो कुछ जो बच्चे एग्जॉन स्किपिंग वापस से लेना चाहते हैं, तो क्लिनिकली देर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर रिसर्च ट्रायल में वो ज़रूरत है कि अगर आप एक बार रिसर्च में जुड़ जाओ तो आप एग्जॉन स्किपिंग नहीं ले सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि अभी इतने रिसर्च चल रहा है, आई कैन नॉट comment on that. But I think it's a question to ask for the research side. और अगर अब ट्रायल खत्म है तो कैन दे स्टिल टेक एग्जॉन स्किपिंग इंडिया में, अगर एग्जॉन स्किपिंग का ट्रायल खत्म है यस, तो? दे आर गेटिंग द मेडिसिन फ्री दैट फॉर इज द गुड। लाइफ टाइम। तो वही हाँ, देखना है कि अगर वो ट्रायल में जाते हैं दूसरे, तो आई मीन देर इज नो नेसेसिटी, अगर एग्जॉन लाइफ लॉन्ग मिल रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड। बट अगर पेरेंट अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं कोई रिसर्च ट्रायल में, तो रिसर्च ट्रायल की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है ये। हाँ, वी आर कनेक्टेड, वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू डॉक्टर पांडा, अरविंदन वीर पांड्यन इज देयर, तो इसीलिए वो ठीक है। सपोर्ट करते हैं हम लोग को, इसीलिए ये सवाल आया। जी। आई थिंक हम लोगों के पास 5 मिनट और है। रमा, यू आर ठीक है। आस्किंग समथिंग? No, the same question of axon skipping or gene therapy, which one to go? या हाँ, इसका। और एक बात ये है कि जो आप लोग ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्लाइड्स बना के डाला है, हमारा पूरा सितंबर मंथ में हम लोगों ने स्लाइड डाला था, तो यू कैन गो देयर। और अगर आप डॉक्टर विवेक से जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस राहुल जी ने डाला हुआ है, या फिर आप हम लोगों से कनेक्ट कीजिए, हम लोग आपको डॉक्टर विवेक से कनेक्ट करने के जो जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन में कनेक्ट करें या तो एक दुबई ट्रिप मारे तो सर से डायरेक्टली मिल सकते हैं। और सर जब इंडिया आते हैं तो वी कैन ट्राई फॉर कैंप, इफ वी आर गेटिंग मोर देन 50 लोगों से ज्यादा हो तो सर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर इंडिया में आके थोड़ा छोटा सा कैंप कीजिए, लेकिन नंबर Just होना to add चाहिए on, सर, 10 लोगों के लिए तो ट्रैवल नहीं कर सकते। I'm sorry, just to add on, डॉक्टर विवेक जी का पहला जीन थेरेपी के बारे में एक सेशन हुआ था भारत एमडी के साथ, वो अपलोडेड है यूट्यूब में। आई रिक्वेस्ट, जो भी अभी क्वेश्चंस पूछ रहे जीन थेरेपी एक्सप्लेन करो, नहीं तो एक्सन स्किपिंग एक्सप्लेन करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो लोगों को, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, जो पिछले बार डॉक्टर विवेक जी ने खुद एक्सप्लेन किए थे व्हाट इज व्हाट। You can go through that video in the YouTube, which is already available by Dr. Vivek. Okay, thank you. यस, ये आई एक आंसर थिंक, मैंने यहाँ पे दिया या है। सर आप फिनिशिंग नोट कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा ठीक टाइम। है। आई थिंक क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे नहीं, हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, हमारी। आपको क्वेश्चन हाँ जी। डाउनलोड करके भेज देंगे, जी तो जी वी जी कैन जी। हैव अ स्मॉल शॉर्ट नोट और भेज ठीक है। देंगे जो जिस सवाल ने पूछा हुआ। ठीक है। तो विल बी मोर देन हैप्पी, सारी मेरी टीम, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन, और जिसके जो भी आंसर्स रहेंगे हम इकट्ठा करके आपको भेज देंगे। मैं वही दोहराना चाहूँगा बात, दो तीन चीज़ें आज हमने जो टेक होम मैसेज हम चाहते हैं कि आप लेके जाओ यहाँ से। एक तो है प्रिवेंशन किस तरह से करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता है हमें क्या आनी है, बट उसके पहले अगर हम प्रॉब्लम को जानते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कई सारे ज़रिए हैं उसमें। और एज अ पेरेंट मैं हमेशा यही समझता हूँ कि आपको
इसकी जानकारी सब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये डॉक्टर ने बोला ये मैं कर रहा हूँ। आप उनसे 1,000 सवाल पूछो, ये क्यों है, कैसे करना है, क्यों करना है। और किसी को अगर पता भी नहीं है कि आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग अगर आपको उनसे ज़्यादा कुछ पता हो, क्योंकि डॉक्टर को 100 चीज़ों के बारे में पता होगा, बट आपको एक ही चीज़ डिटेल में जाना चाहिए। मैं आप में से मैं कुछ पेरेंट्स को जानता हूँ जिनका नॉलेज ट्रेमेंडस है, यू नो। क्योंकि मैं कई सारे लोगों के साथ फेसबुक या इंस्टा जो भी जुड़ा हूँ, और वो सारे रिसर्च वो सब पे टैप रखते हैं, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो आगे होके बताते हैं मुझे, उनसे पता चलता है। एंड दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि हम एक बदलते समय में हैं जहाँ पे इंटरनेट अपने हाथ में है, काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे पास है। तो और बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि ऐप जैसे मैंने बोला कि कई सारे ऐप है, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। बस ये माउथ टू माउथ जो है कि कोई आके पेरेंट बोलता है कि मैं फलाना कर दूं, मैं स्टेम सेल कर दूं, मैं यहाँ पे कोई मसाज है, कोई वहाँ पे, ये मत कीजिए। जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़े रहिए, जो वैलिड रिसोर्सेस है वो आप देखिए, और एक खुद को एक एम्पावर बनाएं ताकि आप अपने खुद के बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करें। मल्टीडिसिप्लिनरी केयर ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिसोर्स भी नहीं है तो आप पैदा कर सकते हो। आप एक किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, बट ये अपने बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। तो मैं समझता हूँ एज अ पेरेंट आपका रोल बहुत क्रूशियल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, बट आपका रोल उसमें इम्पॉर्टेंट है। एनीथिंग डॉक्टर ओमी और सना ऑन द क्लोजिंग नोट? नो नो, यू हैव ऑलरेडी समड इट वेरी वेल। एकदम सब कुछ सही बोला। पेरेंट्स आज के डेट में हम लोग से कई बार ज़्यादा जानते हैं। वो आके खुद ही ट्रायल्स के बारे में बताते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है। एंड लाइक जैसा तुमने बोला कि खुद भी एनरोल कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स आते हैं बताते हैं कि क्योंकि ये नंबर्स बहुत कम होते हैं। और मैं ये बोलूँगा कभी भी रिसर्च अगर हो रहा है तो ज़रूर अपने बच्चे को उसमें एनरोल करें, क्योंकि फायदा हो या ना हो, फायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं ना कि नहीं होने के चांसेस। इसलिए ज़रूर से ज़रूर एनरोल करें कोई भी रिसर्च का जब भी मौका मिलता है तो। डॉक्टर I सना? I also just, agree. I'm sorry, Nothing please. more to add. No, no, nothing more to add. I agree with both of them. It's just main thing is the future looks very promising. सॉरी अनिता जी, आपने कुछ बोला? I'm sorry, Rama this side. I'm so sorry, Dr. Sana. Sir, Sorry. as you rightly said, standard of care and neuromuscular centers, we are happy from Bharat MD. Rainbow Hospitals in Hyderabad. You might be knowing Dr. यस, Lokesh Lingappa. With him, यस। with that particular hospital, we are running a neuromuscular center every month, one Wednesday, where all the doctors will come to one point of one place where the patients will be there, the doctors will be coming in, uh, looking after them. One day it is happening in Hyderabad. We wish to expand or spread the same thing in other cities in India. Neuromuscular centers are important and the need of the hour for any DMD. नहीं, अभी बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे कलीग्स को भी। जब मैं इंडिया जाता हूँ, लास्ट टाइम मैं एओसीसीएन में था, दिल्ली में, और मैं एओसीएन मीटिंग में अटेंड करता हूँ। डॉक्टर लोकेश जिनका नाम लिया, बेंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर एन एग्नेस मैथ्यू, केरला में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं। एम्स में तो है ही, बम्बई में डॉक्टर नीलू और ये सब कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया, आई मीन, मैं जानता हूँ कि सब जगह पॉसिबल नहीं, बट मेट्रोज में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, सैटेलाइट क्लिनिक्स हो रहे हैं। एंड थैंक यू भारत फाउंडेशन, जो आप कर रहे हो, दैट्स अ ट्रेमेंडस सपोर्ट सब पेरेंट्स के लिए और हम लोगों के लिए भी। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विवेक, इतना डिटेल में इतने अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है पेरेंट्स ने पहली बार इतना डिटेल में किसी वेबिनार में सुना होगा। थैंक यू सो मच। और हम लोग कनेक्ट करेंगे और हम मतलब आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मतलब एक डॉक्टर, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट अलग से और पल्मोनरी अलग से और डिटेल में हम लोग बात करें। और इंग्लिश में भी हम लोग सेशन रखना चाहेंगे, तो विल कनेक्ट यू, राहुल है ना बात करने के लिए। जी, सो जी। हाँ, तो थैंक यू सो मच थैंक यू, एंड थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। पता है बहुत गुड ज्यादा नाइट। लेट हो गया है, लेकिन आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छा से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू, बाय।